अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारे पास दिया गया है आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि आइसोथर्मल मीन सेम टेम्परेचर और कंप्रेस यानी कि टेम्परेचर अब फिर दोबारा क्या रहेगा कांस्टेंट और गैस क्या करेगी कंप्रेस कर जाएगी। यानी कि पहले उसका वॉल्यूम जो हमारे पास था V3, अब V3 से वॉल्यूम हो जाएगा V4, यानी कि अब वॉल्यूम कम की तरफ जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी। यानी कि V4 लिखने का मतलब यही है कि उसको नॉमिनेट किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि V3 से अगर V4 होगा तो उसका वॉल्यूम पहले से इंक्रीज हो जाएगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसके अंदर क्या होगा कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। अगर हम उसके अंदर देखें तो हमने कंटेनर को रख दिया था एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर। अब इंसुलेटिंग मटेरियल से हम दोबारा कंटेनर को रिमूव करेंगे और अब उसे ले आएंगे एक सिंक के ऊपर। सिंक क्या यानी कि टेम्परेचर T1 जहाँ पे टेम्परेचर लो है। अब क्या होगा, अब जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे, पहले हमने गैस को एक्सपैंड किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। इंटरनल एनर्जी कम हुई तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर भी कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे। अब अगर कंप्रेस करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, जिससे उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देगा, यानी कि T1 ऐसा हमारे पास मटेरियल है जिसके अंदर इन्फिनिट कैपेसिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले। अगर वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर ले, इन्फिनिट कैपेसिटी है, तो यानी कि इसका टेम्परेचर T1 ही रहेगा, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब हमने गैस को कंप्रेस किया तो टेम्परेचर इसका कम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा। यही जो फिर Q1 हीट के ज़रिए इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा सारे का सारा, यानी टेम्परेचर को वो चेंज नहीं होने देगा, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास आइसोथर्मल। और वर्क यहाँ पे हमारे पास W3 हो रहा होगा। द वॉल्यूम ऑफ द गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, और रिवर्सिबली कहाँ से हो रहा है V3 से V4। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो सराउंडिंग काम कर रही है सिस्टम के ऊपर। पहले दो प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था तो सिस्टम काम कर रहा था सराउंडिंग के ऊपर, अब सराउंडिंग काम कर रही है सिस्टम के ऊपर। तो इसीलिए हमने इसको क्या लिख दिया -Q1, क्योंकि इसके अंदर भी वही हमारे पास पुराना रूल आएगा, यानी कि चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई ज़ीरो। डेल्टा ई एनर्जी ज़ीरो कैसे होगी, क्योंकि डेल्टा T ज़ीरो है। यानी कि ये सेम ऐसे ही प्रोसेस है जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन के अंदर क्या होगा, सिर्फ नेगेटिव का साइन यूज़ कर दिया जाएगा। उसके अंदर Q2 हीट थी, इसके अंदर Q1 है, जो कि जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है Q1 के ज़रिए वो टेम्परेचर T1 के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वर्क के साथ भी नेगेटिव साइन लगाया गया, और वो किसके इक्वल है, RT1 log V4 से V3, यानी कि वॉल्यूम का कहाँ से गया है V3 से V4, और वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, इसीलिए हम साइन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव का यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम इसी प्रोसेस को ग्राफिकली देखें तो पहला प्रोसेस हमारे पास A था, जिसके अंदर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 आइसोथर्मल था, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो गए P2 और V2। एट पॉइंट B के ऊपर अब Q हमारे पास वो कांस्टेंट था एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। अब पर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट नहीं, इसीलिए वो T2 से क्या हो चुका था T1, प्रेशर बढ़ के क्या हो गया P3, वॉल्यूम चेंज होके क्या हो गया V3। अब थर्ड प्रोसेस हमने डिस्कस किया आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर टेम्परेचर हमारे पास दोबारा कांस्टेंट था, यानी अगर यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे भी T1 रहेगा, पर प्रेशर क्या हो जाएगा P4, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा V4। और अब हम नेक्स्ट और लास्ट इसके प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास दिया गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर दोबारा अब Q हमारे पास ज़ीरो होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। वो अब कैसे चेंज होगा, अब हम दोबारा क्या करेंगे, उसको सिंक जिसके ऊपर हमने रखा हुआ था जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, उससे हम उसको रिमूव करेंगे और उसको ले आएंगे एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर, जहाँ पे अब उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने वाला कोई भी ना हो। अब हम मज़ीद वॉल्यूम को अगर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर के अंदर दोबारा चेंज आ रहा है, टेम्परेचर के अंदर अगर चेंज आएगा तो यानी कि डेल्टा T यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा। द गैस विद वॉल्यूम V4, अब V4 से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था V1, पहले वॉल्यूम था V1 से बढ़ के हुआ V2। थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, वो दोबारा कम होके V3 हुआ, और फोर्थ प्रोसेस के अंदर वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट यानी कि V1 की तरफ चला जाएगा। कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली अनटिल इट रीगेन द ओरिजिनल स्टेट,
यानी कि ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस था। 2 के अंदर एक्सपेंशन हुई, 2 के अंदर कंप्रेशन हुई और दोबारा वॉल्यूम अपनी V1 स्टेट के ऊपर आ गया। नीचे हमने इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है जो इसकी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता तो दोबारा डेल्टा टी ज़ीरो हो जाना था, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल है वो उसके टेम्परेचर चेंज को ज़ीरो नहीं कर रहा। तो क्यों हमारे पास ज़ीरो है? क्योंकि हीट ना ही इसके अंदर जा रही है और ना ही यहाँ से बाहर निकल रही है। तो डेल्टा ई हमारे पास है Q माइनस डब्ल्यू। क्यू हमारे पास ज़ीरो, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस W4। तो माइनस W4 इज इक्वल टू माइनस CV T2 माइनस T1, यानी कि एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए वर्क किसके इक्वल होता है? मोलर हीट कांस्टेंट के। और टेम्परेचर हमारे पास क्या हुआ? दोबारा T1 से किस स्टेट पे चला गया? T2 के ऊपर। पहले प्रोसेस के अंदर क्या हुआ था? टेम्परेचर कम हुआ था T2 से T1, और यहाँ पे क्या होगा? T1 से दोबारा T2 के ऊपर चला जाएगा। और अब अगर हम इसके नेट वर्क डन की बात करें कि चारों प्रोसेस के अंदर हुआ क्या था, तो W यानी कि टोटल नेट वर्क डन W1 प्लस W2 फिर W3 और W4। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया क्योंकि ये दोनों प्रोसेस कंप्रेशन के हैं, जहाँ पे वर्क हो रहा है उसके ऊपर, और ये दोनों प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो W1 हमारे पास उसका आंसर क्या था? RT2 log W2 V2 V1, जबकि W2 जो कि हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन था वो इक्वल है CV T2 माइनस T1। W3 हमारे पास माइनस के अंदर साइन था, RT1 log V4 ओवर V3, और ये हमारे पास माइनस W4 है तो माइनस CV T2 माइनस T1। अब ये हमारे पास पॉजिटिव का है और ये हमारे पास नेगेटिव का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और W किसके इक्वल रह जाएगा? यानी कि W1 यानी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन के। जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस अगर दोनों ही देखे जाएं तो दोनों के अंदर का जो वर्क हो रहा है वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। पर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ज़्यादा हो रहा था। V2 से वो गया V1 के ऊपर, V1 से V2 के ऊपर, यहाँ से V3 के V4 की तरफ। और अगर अब देखा जाए V1 एंड V4 लाई ऑन वन एडियाबैटिक कर्व, यहाँ पे हमारे पास एक एडियाबैटिक कर्व के ऊपर क्या है? V4 से V1 के ऊपर जा रहा है, और दूसरी एडियाबैटिक कर्व के ऊपर क्या हो रहा है? वो V2 से V3 की तरफ आ रहा है। यानी कि V1 एंड V4 लाई ऑन वन एडियाबैटिक कर्व, जबकि V2 एंड V3 लाई ऑन अदर कर्व। दूसरी कर्व के ऊपर V2 और V3 है और पहली कर्व के ऊपर V1 और V4 है। अगर हम इसी तरीके से देखा जाए तो V4 ओवर V1 गैमा माइनस 1, यहाँ पे जो हमारे पास गैमा दिया गया, गैमा इक्वल होता है मोलर हीट कांस्टेंट। गैमा की जो हमारे पास वैल्यू होती है, गैमा हमारे पास रेशियो है मोलर हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। -1 टेम्परेचर पहले T2 था तो दोबारा चेंज होकर T1 हो गया, V3 ओवर V2, यानी कि दूसरी एडियाबैटिक कर्व के ऊपर क्या था? V3 से V2 हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर भी T2 से T1 हुआ था। तो जबकि ये दोनों इक्वल हैं T2 ओवर T1 के, तो यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों प्रोसेस सेम थे, यानी दोनों ही एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहे थे, तो गैमा वन से कैंसिल हो जाएगा। V4 ओवर V1 इज इक्वल टू V3 ओवर V2। अब क्या यहाँ पे होगा? V2 यहाँ पे V1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी V1 दोनों क्रॉस एक्सचेंज हो गए। V3 यहाँ पे आ जाएगा और V1 वहाँ पे चला जाएगा, यानी कि V1 ओवर V2 इक्वल हो जाएगा V4 ओवर V3 के। इसी वैल्यू को अब V1 ओवर V2 इज इक्वल टू V4 ओवर V3 वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर, यानी कि V4 ओवर V3 के अंदर, जो कि किसके इक्वल है? V1 ओवर V2। अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं वर्क डन के अंदर, V2 ओवर V1 प्लस RT1 नेचुरल लॉग V1 ओवर V2, क्योंकि यहाँ पे V2 ओवर V1 है, यहाँ पे V1 ओवर V2, अगर हम इसको इन्वर्स कर दें तो यहाँ पे साइन भी हमारे पास पॉजिटिव से कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन हो जाएगा तो RT2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 माइनस RT1, यहाँ पे T2 है और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। और हम इसमें से क्या करते हैं? नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा RT2 माइनस T1, जो कि हमारे पास फाइनल वर्क डन था जो इस हीट इंजन ने किया चारों प्रोसेस के दौरान। यानी उसने दो टेम्परेचर के दरमियान काम किया था, T2 से T1 के दरमियान में,
यानी दो टेम्परेचर डिफरेंस से T2 हमारे पास हाई टेम्परेचर था, T1 हमारे पास लो टेम्परेचर था। और उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस हमने देखे, 4 किस्म के, 2 एक्सपेंशन के और 2 कंप्रेशन के। जो 2 एक्सपेंशन के थे उसके अंदर सिस्टम ने काम किया सराउंडिंग के ऊपर, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, और 2 के अंदर डिक्रीज़ हुआ कंप्रेशन के, उसके ऊपर सराउंडिंग ने काम किया सिस्टम के ऊपर। W हमारे पास वर्क डन जो फाइनल आया वो है RT2 माइनस T1 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। जबकि हमारे पास अब हम इसकी एफिशिएंसी को चेक करना चाहते हैं कि इस हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या है। तो वो एफिशिएंसी को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो हमारे पास रेशियो होगी वर्क डन, यानी कि उस सिस्टम ने कितना काम किया, Q2 वो हीट थी जो उसने एब्जॉर्ब की, यानी जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसी से वो उतना, यानी कि हमने उसको कितनी हीट दी, उसने कितना काम किया। अगर उसने सारी की सारी Q2 हीट को एब्जॉर्ब करके सारे का सारा ही काम कर दिया तो हमारे पास इसकी एफिशिएंसी 100% होगी। और अगर उसने उसमें से कुछ हीट को रिलीज़ कर दिया तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब हम वर्क का फार्मूला लगाते हैं जो कि हमारे पास फाइनल वर्क था RT2 माइनस T1 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1, जबकि Q2 हमारे पास फर्स्ट फार्मूला दिया गया इसका, जो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर दिया गया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर। Q2 हमारे पास इक्वल था RT2 नेचुरल लॉग V2 ओवर V1 के। इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और अब अगर देखा जाए तो RT2 एक दफ़ा यहाँ पे नेचुरल लॉग V2 ओवर V1, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, R से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। और अगर हम इन दोनों को सेपरेट से कर लें, यानी कि एफिशिएंसी W ओवर T2, यानी कि वर्क डन क्या हमारे पास बचा T2 से टेम्परेचर T1, और Q2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, T2 के। और इसी फैक्टर W ओवर Q2 को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनमिकली एफिशिएंसी, और इसको डिनोटेड किया जाता है बाई ईटा से। और इस हीट जो इंजन हमारे पास बनाया गया इसका काम क्या होगा, द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस, जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड करेंगे, जो उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा होगा, और जितना लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व कर रहा था, जितना इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, द मोर द हीट कन्वर्टेड टू वर्क, उतनी ही ज़्यादा वो हीट को कन्वर्ट करेगा वर्क के अंदर बाय द हीट इंजन। हीट इंजन उतनी ही ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करके उसको वर्क के अंदर यूज़ करेगा। अब T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, एक मरतबा T2 को इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, T2 से T2 कैंसिल होके 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, जो कि इसके बिल्कुल फाइनल एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास उसने सारे के सारे टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करके यूज़ कर लिया टेम्परेचर के लिए, जितना इसने टेम्परेचर यानी कि हीट ऑब्जॉर्व की सारे का सारा ही उसने वर्क कर दिया, तो फिर ये वैल्यू आएगी 1 के इक्वल। क्योंकि कोई भी हमारे पास ऐसा इंजन नहीं है जिसके अंदर सारे के सारी हीट यूज़ हो के हमारे पास वो वर्क के अंदर यूज़ हो जाए, तो हमारे पास इसकी हमेशा वैल्यू क्या आती है, ऑलवेज वैल्यू हमारे पास आती है लेस देन 1। और ये हमारे पास एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की एक स्टेटमेंट भी है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क, यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं बना कि जिसके अंदर हम सारी की सारी हीट को यूज़ करके उससे काम कर लें। हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर से हीट इवॉल्व होती है। इंजन ऐसे डिवाइस होते हैं जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि स्टीम इंजन या मोटर व्हीकल। सभी हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, जिसमें किसी भी वर्किंग सबस्टेंस, गैस या वेपर को एक साइक्लिक प्रोसेस के अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेजेस से गुजारते हुए वापस पहले वाली स्टेज में लाया जाता है। कार्नोट ने सजेशन दिया कि अगर किसी हीट इंजन को एक स्पेसिफाइड प्रोसेस के फिक्स्ड थर्मोडायनेमिक स्टेजेस से गुजारा जाए तो ऐसे में हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल हो सकती है। इसे कार्नोट इंजन या आइडियल हीट इंजन कहते हैं। आइडियल इसलिए क्योंकि ये इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, कोई और इंजन इससे अधिक एफिशिएंट नहीं हो सकता। कार्नोट द्वारा सजेस्ट किए गए इस स्पेसिफाइड साइक्लिक प्रोसेस को कार्नोट साइकिल कहते हैं। कार्नोट इंजन के 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट, एक इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग स्टैंड जिससे एनर्जी का ट्रांसफर पॉसिबल ना हो। सेकेंड, एक हॉट रिजर्वायर जिसकी हीट कैपेसिटी इन्फिनिट हो। इन्फिनिट इसलिए ताकि इससे कितनी भी एनर्जी लेने पर रिजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। इसे हीट सोर्स भी कहते हैं। थर्ड, एक कोल्ड रिजर्वायर
इसकी हीट कैपेसिटी भी इन्फिनिट होती है, ताकि इसे कितनी भी हीट देने पर इसका टेम्परेचर चेंज ना हो। इसे हीट सिंक भी कहते हैं। फोर्थ, एक सिलेंडर जिसमें वर्किंग सबस्टेंस को रखा जा सके। वर्किंग सबस्टेंस कुछ भी हो सकता है, गैस या लिक्विड। सिलेंडर के साथ एक मूवेबल पिस्टन लगा होता है। पिस्टन और सिलेंडर के वॉल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं, जिससे हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता है, जबकि सिलेंडर का बेस कंडक्टिंग होता है। एक कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल के 4 अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, जिसे ग्राफिकली एक पीवी ग्राफ पर डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर पर रखते हैं। चूंकि रिजर्वायर का टेम्परेचर गैस के टेम्परेचर से अधिक है, इसलिए हीट रिजर्वायर से गैस की ओर फ्लो होती है, जिससे गैस का एक्सपांशन होने लगता है। चूंकि हीट ट्रांसफर होने की वजह से गैस एक्सपेंड हो रही है, इसलिए गैस का टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता। इस प्रोसेस को आइसोथर्मल एक्सपांशन कहते हैं। गैस के एक्सपेंड होने की वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर घट जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर से हटाकर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं। ऐसा करने पर गैस चारों ओर से नॉन कंडक्टिंग वॉल से कन्फाइंड हो जाती है। पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर उठने देते हैं, जिससे गैस और एक्सपेंड होती है, लेकिन इस बार गैस को एक्सपेंड होने के लिए कहीं और से हीट नहीं मिल रही। इस तरह के एक्सपांशन को एडियाबैटिक एक्सपांशन कहते हैं। चूंकि यह एक्सपेंशन बिना हीट के हो रहा है, इसलिए गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। इस एक्सपेंशन के कारण भी गैस का वॉल्यूम और बढ़ता है और प्रेशर घट जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सिलेंडर को स्टैंड से उठाकर कोल्ड रिजर्वायर पर रख देते हैं। अब पिस्टन को अंदर की ओर प्रेस करते हैं, जिससे गैस का कंप्रेशन होने लगता है। गैस के कंप्रेस होने से जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है, उसे रिजर्वायर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह गैस उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेस हो जाती है। इसे आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। इस कंप्रेशन के कारण गैस का वॉल्यूम घट जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फाइनल स्टेप में सिलेंडर को फिर से स्टैंड पर रख देते हैं और पिस्टन को डाउनवर्ड प्रेस करते रहते हैं। लेकिन अब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोल्ड रिजर्वायर नहीं है, इसलिए गैस का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस कंप्रेशन को एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। पिस्टन को तब तक प्रेस करते हैं जब तक कि गैस का टेम्परेचर बढ़कर वापस से हॉट रिजर्वायर के बराबर न हो जाए। इससे गैस का वॉल्यूम और घटता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। इस स्टेप के एंड में गैस वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाती है। यह कंप्लीट साइकिल कार्नोट साइकिल कहलाता है और इस पर वर्क करने वाला इंजन कार्नोट इंजन कहलाता है। एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दोनों रिजर्वायर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। या तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इन्फिनिट केल्विन कर दें, या फिर कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 0 केल्विन। दोनों ही केसेस में इंजन की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, बट ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्नोट इंजन सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडियल इंजन है। प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम दोनों रिजर्वायर के टेम्परेचर में जितना ज़्यादा डिफरेंस पॉसिबल हो, उतना ज़्यादा रखते हैं।